जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस डेली करंट अफेयर सीरीज में हम 26 सितंबर 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स और न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट देखिए है मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन विकास योजना। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने के लिए योजना लाई गई होगी। अब यहाँ से जो याद करना है क्वेश्चन वो है स्टेट, किस स्टेट में लाई गई है? तो असम। असम में शुरू की गई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, उन्होंने इसको बनाया है योजना को। अब देखिए इसमें किया क्या जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को बढ़ावा देगी। यानी जो छोटे जो वाहन हैं, जो मोटर व्हीकल हैं छोटे, उनको बढ़ावा देगी और उनके थ्रू जो गांव हैं उनको कनेक्ट करेगी शहरों से, यानी वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। यानी रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए काम किया गया है। साथ में जब ऐसे लाइट मोटर व्हीकल आएंगे तो उनको चलाने वाले लोग ही होंगे। जब लोग होंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का सरकार का एक मकसद यहाँ पर है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो भी लाभार्थी है, यानी जो भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, सरकार से एक व्हीकल के लिए कुछ सब्सिडी प्राप्त करेगा। यानी अगर मान लीजिए उसका लाइट मोटर व्हीकल जो है वो जितने भी रुपए का आएगा, उसमें से कुछ सब्सिडी सरकार उसको प्रोवाइड करेगी और बाकी उसे अपने आप देनी होगी। तो ऐसे एक सहायता रूप में ये काम चलेगा। शुरुआत में क्या इसका टारगेट है कि 10,000 गांवों को जोड़ा जाए, यानी 10,000 गांवों में इसमें योजना चलाई जाए। शुरुआत में सरकार का अनुमान है कि लगभग लगभग 100 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा, तो वो सरकार यहाँ पर करेगी। अब देखिए इसमें कंडीशन सरकार ने लगाई है, क्या लगाई है कि जो भी आप वाहन खरीदेंगे उसका लागत का या तो 25% और या फिर 1 लाख रुपया, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार आपको देगी और बाकी आपको खुद ही वहां पर देना होगा। ऐसी सरकार की यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो असम की बात हम कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है असम, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के बनते हैं। आज सारे बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 3 पॉइंट, कैपिटल इसकी दिसपुर है, आपको याद करनी है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर्स के सर्बानंद सोनोवाल, मैंने आपको बताए। और तीसरा, इसका जो गवर्नर है इनके, वो है जगदीश मुखी जी। ये 3 क्वेश्चन मेन है, आपको याद करने हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अपना असम, ये आपको ध्यान करना है। अब देखिए असम के बारे में जो खास पॉइंट है वो आज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए एक एक पॉइंट। सबसे पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से प्रदेश में है, तो असम में है। और किस चीज के लिए फेमस है? तो गैंडों के संरक्षण के लिए फेमस है। और गैंडा भी कैसा? एक सींग वाला। जो भारतीय गैंडा होता है वो कैसा होता है? एक सींग वाला। इस समय केवल भारतीय गैंडा कहाँ पे? केवल भारत में और नेपाल में पाया जाता है, बाकी कहीं भी वो नहीं पाया जाता, हर जगह से विलुप्त हो चुका है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? गैंडे के लिए फेमस है, और कहां पर है? असम में। दूसरा नेशनल पार्क जो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है वो है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये मानस नेशनल पार्क भी असम में है। और खास बात ये है कि यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी प्राकृतिक धरोहर इसने माना है यूनेस्को ने मानस नेशनल पार्क को, क्योंकि यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन होता है, जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर चलते हैं, तो इसलिए भी मानस नेशनल पार्क बहुत फेमस है। दोनों बातें समझ में आ गई। असम में कौन सा नेशनल पार्क है जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? मानस। और कहां पर टाइगर रिजर्व चल रहा है? तो वो भी मानस, असम का। तीसरा देखिए कामाख्या। अगर कामाख्या की बात करें तो कामाख्या मंदिर के बारे में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहां पर है, तो असम के गुवाहाटी जगह पर ही ये कामाख्या मंदिर है, ये आपको ध्यान में अपने रख लेना है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है माजुली आइलैंड के बारे में। देखिए देखिए आइलैंड का मतलब सभी को पता होगा, जिसके ऐसी भूमि, ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है, तो वो लैंड कहलाती है आइलैंड। ठीक है, अगर यही आइलैंड किसी नदी पर होगा तो वो कहलाएगा रिवर आइलैंड। ठीक है, तो अभी असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उस ब्रह्मपुत्र नदी पर ये माजुली आइलैंड बना हुआ है। उस ब्रह्मपुत्र नदी पर ये माजुली आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं, माजुली आइलैंड। ये माजुली आइलैंड पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखिए विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो माजुली आइलैंड ही है, यानी नदी पर बना हुआ द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद का पॉइंट देखिए डिगबोई। ये कई बार आपने अपने एग्जाम में, एसएससी में, या आपने नाम सुना होगा डिगबोई। देखिए डिगबोई क्यों फेमस है? क्योंकि एशिया का
पहला जो तेल कुआं था, जो पहला ऑयल वेल था, वो डिगबोई में ही बनाया गया था, डिगबोई में ही खोदा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहली जो भारत की रिफाइनरी थी, जो तेल रिफाइनरी थी 1901 में, वो भी डिगबोई में ही खोली गई थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी कुछ वर्ष पहले ही उस रिफाइनरी को सरकार ने दोबारा भी लॉन्च कर दिया है, दोबारा भी उसको खोल दिया है, तो डिगबोई वहां से न्यूज में आ गया था। डिगबोई असम में है और किसके लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी बात देखिए करते हैं बिहू की। ये बिहू भी कई बार हमारे एग्जाम में आता है, तो बिहू भी असम का जो एक फेस्टिवल है, एक असमी फेस्टिवल है, इंडियन स्टेट में असमी है। तो तीन तरह के बिहू होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है रंगोली या बोहग बिहू, दूसरा होता है कोंगाली या कटी बिहू, और तीसरा होता है भोगली या माघ बिहू। ठीक है, हालांकि इसमें से रंगोली बिहू जो है वो बहुत फेमस है, उसी को हम लोग मेनली मनाते हैं, लेकिन तीन तरह का ये त्यौहार होता है और असमी त्यौहार है, ये आपको ध्यान में रखना है। कला संस्कृति का इसमें उपयोग रहता है, कला संस्कृति का इसमें बहुत प्रदर्शन रहता है बिहू में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं ये सारे पॉइंट असम के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी एक योजना शुरू हुई है, मोक्ष कलश योजना। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो वहां के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत जी। उन्होंने ही ये योजना 2020 में शुरू की है। क्या इसका उद्देश्य है? तो उद्देश्य इसका ये है कि ऐसे लोग जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और वो उनकी अस्थियों को, मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में बहाना चाहते हैं या वहां पर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बस यात्रा शुरू करने का प्रयास किया है राजस्थान सरकार ने। उसी बस यात्रा की योजना को हम लोग मोक्ष कलश योजना कह रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, जो राजस्थान का जो नोडल एजेंसी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो नोडल एजेंसी है, वो इसमें मुख्यतः संचालन करेगी। इसका जो खर्च खर्च वगैरह होगा वो देवस्थान विभाग जो है, यानी देवस्थान डिपार्टमेंट जो है राजस्थान का, वो पूरा इसका खर्च वगैरह करेगा। लेकिन मुख्यतः किसके लिए? मुख्यतः इसीलिए है कि यदि किसी के परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो उसके मृतक के जो अस्थियां हैं उनको गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार तक की एक बस यात्रा की सुविधा यहाँ पर राजस्थान सरकार ने दी है। मैं आपको बता दूं इस समय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है और ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद हैं, तो शायद इसीलिए वहां की सरकार ने ऐसे एक प्रयास किया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसके लिए पूरा एक जो RSRTC जो डिपार्टमेंट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर पूरा एक इंटरफेस दिया गया है। उसके लिए आप वहाँ पर सारी डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं। अगर वहाँ से आप हैं और इसका यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप सारी डिटेल्स की ले सकते हैं। राजस्थान की बात करी है तो राजस्थान के बारे में भी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट आज बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बनते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम याद कर लीजिए, कलराज मिश्र हैं यहाँ के गवर्नर। और राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है कैपिटल। ठीक है, मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बताया, अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखिए, तीन नाम ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं, स्वर्ण सिटी किसको बोला जाता है, तो जैसलमेर एक सिटी है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में रेगिस्तान है, आपको मालूम है, वहां पे रेत है, आपको मालूम है, और रेत का रंग कैसा होता है? पीला होता है, आपको मालूम है। तो उसी वजह से जो जैसलमेर है, यहाँ पे रेगिस्तान का मामला ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन सिटी, क्योंकि इसकी चमक जो दोपहर में रहती है वो पीली यानी गोल्ड की तरह रहती है। दूसरा, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में बन जाता है कि पिंक सिटी कौन सी है, तो जयपुर है, ध्यान रख लीजिए। और तीसरी एक और सिटी है उदयपुर, जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर, वो भी हमारे राजस्थान में ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, राजस्थान के बारे में एक फैक्ट आपको मालूम होगा कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी जो है वो राजस्थान का ही है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा अपना प्रदेश है भारत का, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक बात करते हैं माउंट आबू की। तो माउंट आबू यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, जो यहाँ पे अरावली पहाड़ियां हैं। अब देखिए, अरावली का नाम आया है तो अरावली के बारे में ध्यान कर लीजिए कि भारत की सबसे जो पुरानी जो माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी जो पहाड़ियां हैं वो अरावली पहाड़ियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी राजस्थान में ही है। तो अरावली पहाड़ियों का ही सबसे जो हिल स्टेशन है वो एक माउंट आबू है। यहाँ पर एक बात पूछी जाती है वो है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर के बारे में पूछा जाता है, तो गुरु शिखर माउंट आबू या अरावली दोनों के बारे में बोलें तो दोनों की ही सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, उसके बारे में कई बार पूछा गया, राजस्थान में अपने है। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार आया है, वो है भरतपुर जो चिड़ियाघर है, जो भरतपुर जो हमारा बर्ड वॉचिंग रेंज है, उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो भरतपुर राजस्थान में ही है और यूनेस्को की ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बहुत तरह के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए पूरा सेंचुरी बना रखी है हमने उनको कंजर्व करने के लिए। और बहुत तरह के पक्षी बाहर से भी आते हैं प्रवास के दौरान, तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर राजस्थान में है, चिड़ियाघर है, ये आपको ध्यान रखना है। चिड़ियाघर का मतलब जू नहीं है, ध्यान रखिए, केवल ये पक्षियों के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये।
इसके अलावा यहाँ पर एक और फेमस है जो सरिस्का नेशनल पार्क है, अलवर राजस्थान में है ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व चलता है, यानी जो चीता संरक्षण कार्यक्रम है वो भी सरिस्का में चलता है। इसके अलावा रणथंबोर के बारे में कई बार पूछा गया है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा भी काफी नेशनल पार्क हैं राजस्थान में, लेकिन मुख्यतः इन तीनों के बारे में पूछा जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे इनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताए। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अपने देश में जितना भी मेडिकल एरिया है, यानी जो चिकित्सा का क्षेत्र है और यहाँ पे जो पेशेवर हैं, उन सब की जो एपेक्स बॉडी है वो थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या था, ये रेगुलेटर था किसके लिए, मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशन। जितने भी प्रोफेशनल हैं मेडिकल लाइन में या फिर जितना भी एजुकेशन का काम होता है मेडिकल लाइन में, इंडिया में उन सबको रेगुलेट कौन करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब किया ये है कि इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह हमने बना दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, और कब से ये ऑपरेशन हुआ है, तो 25 सितंबर 2020 से ये अपने ऑपरेशनल हो गया है, फोर्स में आ गया है और अब ये काम करेगा। अब क्या इसमें डिफरेंस है, देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज दी है, तो दोनों में डिफरेंस बताया मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या अंतर था। तो अंतर बस यही है कि पहले इसमें जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसमें 100 से अधिक मेंबर हुआ करते थे, यहाँ पर केवल 25 मेंबर रखा गया है ताकि जो विकेंद्रीकरण है वो बहुत अधिक ना हो जाए। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में टेनर रहा करता था वो 5 साल का था, यहाँ पे केवल 4 साल का है, उसको हम लोग हालांकि पार्ट टाइम 2 साल का भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पहले इलेक्शन होता था, चुनाव के द्वारा होते थे, बट यहाँ पर क्या करा है, जो मेजोरिटी है वो नॉमिनेटेड है, यानी उनको नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। एक्सटेंशन वहां पर क्या था, रिनोमिनेटेड था, इलेक्शन होता था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, जो नॉमिनेशन दोबारा है वो दोबारा यहाँ पर नहीं होगा। कोरम वहां पे कितने का था, कोरम वहां पे 15 का था केवल, यहाँ पर 25 में से 13 लोगों का कोरम बनाया गया है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे डिफरेंस हैं, बट आपको ध्यान करना है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कि अब इसमें क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें टोटल 33 मेंबर्स होंगे, टोटल 33 इसमें मेंबर रखे गए हैं। 2019 में इसके लिए हमने एक अध्यादेश लाया गया था, ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसको 6 महीने के लिए स्थापित किया गया था। उसके बाद फिर अब इसको हमने पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अब ये पूरा कानून बन गया है। कानून कब बना है, 8 अगस्त 2019 को, और कब से ये फोर्स में आया, 25 सितंबर 2020। देखिए 3 डेट हो गई। 2019 में इसके लिए क्या लाया गया, अध्यादेश लाया गया जो 6 महीने तक इसको बना के रखा। उसके बाद फिर 8 अगस्त को हमने क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने इसको एक्ट बना दिया, अधिनियम बना दिया। उसके बाद फिर 25 सितंबर से ये काम में अपना आना शुरू हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें जो 33 मेंबर होंगे, उन 33 मेंबर में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले देखिए एक तो होगा चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन कैसा होगा, शेल बी अ मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, उसे एक मेडिकल प्रोफेशनल होना ही चाहिए, यानी वो एक चिकित्सक होगा जो इसका चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा जो इसके 10 मेंबर होंगे वो पदेन सदस्य होंगे, यानी ऑफिशियल मेंबर होंगे, और 22 जो होंगे वो होंगे पार्ट टाइम मेंबर। मैंने बताया आपको 2 साल के लिए वो रहेंगे, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाया करेंगे, ऐसा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा इनका, तो काम वही होगा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का था, रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो काम वो करती थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वही काम ये करा है, बस हमने क्या किया है, एक इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। फॉर्मेट चेंज करने का मकसद यही है कि नई चीजों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकें। ठीक है, दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ केयर में, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करें, ऐसी सलाह भी सरकार को ये देगी, आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। इसके अलावा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उसमें 50% सीटें जो होती हैं वो प्राइवेट के लिए क्या होती हैं, वो खुली हुई होती है ना, उसमें प्राइवेट एडमिशन्स करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सारे जो दिशा निर्देश हैं वो भी अब ये प्रोवाइड कराएगा, वो भी बनाएगा कि किस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हम लोग ये अधिकार दें या कौन कौन से नियम बनाए जिससे वो काम कर सकें। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो 1934 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एक्ट बनाया था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933, और उसके बाद से फिर 25 दिसंबर को ये भंग हो गया है। काम वही था, फॉर्मेट बस अलग था, ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में कराया। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर है जो आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं, इस क्वाड नाम से। ठीक है, इस क्वाड की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, यहाँ से आपके लिए बहुत सारे पॉइंट हैं।
ठीक है। अब ये क्वाड का मतलब देखिए, अगर नॉर्मली बात करें तो क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, चार देशों का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं क्वाड, ठीक है। अभी उन क्वाड देशों ने क्या किया था, एक वर्चुअल मुलाकात की थी। उनके जो विदेश मंत्री थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी 26 सितंबर को क्या किया था, एक वर्चुअल मुलाकात की थी। मुलाकात जब भी कोई देश करता है तो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, इसी चीज पर बात होती है। जो भी टॉपिक्स होते हैं उन पर बात होती है। अब क्वाड में क्या हुआ, देखिए क्वाड में जो देश है ना, इन क्वाड में जो देश हैं वो देशों ने जो मुख्य बात की वो की इंडो पैसिफिक रीजन की। यानी जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो देश हैं, इनके साथ किस तरीके से सहयोग बढ़ाया जाए, इनके साथ किस तरीके से कोऑपरेट किया जाए, उस पर इन्होंने चर्चा पूरी की है। इस क्षेत्र में जो भी टेररिज्म फैल रहा है, जो भी साइबर सिक्योरिटी के इशू हैं, जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इशू हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, इन सब के लिए किस तरीके से साथ में आके काम किया जाए, चारों देशों ने इस बात पर इस बैठक में चर्चा की। साथ में किस तरीके से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, या जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। या इसके अलावा जो ट्रस्टेड वेंडर्स हैं उनको कैसे हम लोग उनके लिए काम किए, या जो भी हमारा जो 5G नेटवर्क्स की हम बात करते हैं, आजकल 5G नेटवर्क के ऊपर बहुत सारा काम भी हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो उस पर इन्होंने इस पर बैठक करी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ पे बैठक में बातचीत की गई और उसके रिजल्ट आगे निकाले गए। भारत भी इसमें शामिल हुआ, भारत भी इसमें है इसमें। और देखिए मैंने आपको कोई वीडियो में पहले भी बताया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका नाम है आसियान, ठीक है। इस आसियान में 10 ऐसे देश हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं। तो इसको भी साथ में लेकर कैसे चलें, इस मीटिंग में इस पर भी बात की गई कि जो भी नीतियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने वो आसियान को केंद्र में रख के बने, यानी आसियान के देशों का कोई भी हित उसमें टूटने ना पाए, छूटने ना पाए, ऐसी बात हमने की। अब इस क्वाड ग्रुप की बात कर लेते हैं। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, तो देखिए चार देशों का नाम याद कर लीजिए। पहला देश है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। ऐसे चार देश हैं। इन चार देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया है क्वाड। सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र में चाइना को टैकल करने के लिए हमने बनाया है, दूसरा उधर नॉर्थ कोरिया को हमने टैकल करने के लिए यहाँ पर एक शक्ति संतुलन बनाया है, जिससे जो चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है ये अपने आप को ऊपर बढ़ाते हैं तो वो नीचे आ जाएं, वो इतना ज्यादा उभर ना पाए और बाकी देश मिलकर साथ में काम कर सकें। 2007 में हमारे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद से लगातार जो है ये मीटिंग करता रहता है। हालांकि ये अर्धनियमित का मतलब सेमी रेगुलर होती हैं, मतलब रेगुलर नहीं होती हैं, कभी भी जब भी इनको जरूरत होती है तब ये अपनी बैठक कर लेते हैं और उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपस में बदल लेते हैं, आपस में उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसा कि हर बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वीडियो में, तो आज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखिए जापान के प्रधानमंत्री की बात की गई है, शिंजो एबे की। तो अभी बीच में न्यूज एक आई थी कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के बाद कौन जापान का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो ये आपको अब ढूंढ के लेके आना है कि शिंजो एबे के बाद नया जापान का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। उसका नाम कमेंट कीजिएगा, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो में। आज भी मैं नाम बताऊंगा आपको कि पिछले क्वेश्चन किसने आंसर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंडिया और जापान के बारे में ही है। देखिए जिमेक्स याद कर लीजिए। जिमेक्स क्या है, एक नाम से क्लियर है, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूं, दो क्वेश्चन मैं आपको आज दूंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जिमेक्स क्या है, देखिए जिमेक्स एक भारत और जापान के बीच में मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास होता है वो है, जिसका चौथा संस्करण यानी फोर्थ एडिशन अभी किया गया है 26 सितंबर को। अरब सागर में इसकी शुरुआत की गई है। अब क्योंकि कोविड 19 चल रहा है तो यहां पर मैं एक बात आपको बताऊंगा। देखिए जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती हैं उनके दो फेज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है समुद्र पर और एक होता है जमीन पर। तो इस वाले अभ्यास में हमने क्या किया है, जमीन के अभ्यास को मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, कोरोना पीरियड चल रहा है तो हमने कहा कि हम छुएंगे नहीं, किसी के संपर्क में नहीं आएंगे और केवल समुद्र पे ही उसका अभ्यास करेंगे ताकि कोरोना ना फैल पाए, ठीक है ना। तो केवल सी ओनली फॉर्मेट में इसको किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंडियन नेवी से इस अभ्यास में कौन कौन गया, तो इंडियन नेवी से देखिए दो लोग मेन गए थे। एक तो इंडियन नेवी का एक डिस्ट्रॉयर है, एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, उसका नाम है चेन्नई, वो इसमें शामिल हुआ था। स्टील्थ का मतलब जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, स्टील्थ का मतलब होता है ऐसी कोई भी डिवाइस जो रडार की पकड़ में ना आ पाए, ठीक है। तो स्टील डिस्ट्रॉयर है एक चेन्नई, वो इसमें शामिल हुआ था। साथ में हमारा जो टैग क्लास का, देखिए क्लास का मतलब सीरीज, ठीक है। तो हमारी टैग क्लास का एक स्टील फ्रिगेट है, उसका नाम है तरकश, वो इसमें शामिल हुआ था। इसके साथ साथ हमारे जो फ्लीट टैंकर्स हैं वो इंडिया की तरफ से इस अभ्यास में शामिल हुए थे।
ऐसे अगर जापान की बात करें तो जापान की ओर से जो उनका JMSDF शिप कागा था वो इसमें शामिल हुआ था। साथ में जो इजिमो क्लास का एक उनका जो डिस्ट्रॉयर हेलीकॉप्टर था वो इसमें शामिल हुआ था। इसके अलावा इकाजुकी जो उनका एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो शामिल हुआ था इसमें, और साथ में जो कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला CCF-2 इसमें शामिल हुआ था। ऐसे इसमें शामिल यान हुए थे। एक देखिए P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात मैं कर दूं, बोइंग कंपनी ने बनाया है। इंडिया के पास भी हालांकि 8 इस समय P-8 हैं और 4 और आने हैं, बट इंडिया के P-8 इसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जापान ने अपने P-8 विमानों को इसमें शामिल किया है। P-8 विमान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विध्वंसक होता है ये। हालांकि इसका काम केवल पेट्रोलिंग करना होता है कि समुद्री क्षेत्र में गश्त करना होता है, लेकिन दुश्मन की पनडुब्बियों को पहचान कर उनको भी ये ध्वस्त कर सकता है, उनको भी ये मार सकता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए जिमेक्स की बात अगर करें तो जिमेक्स जो शुरू हुई थी अभ्यास से 2012 में इसको शुरू किया गया था, और भारत और जापान की जो नौसेना है उनके बीच में आयोजित होता रहता है। ये हर 2 साल में ये आयोजित होता है, अभ्यास हम लोग करते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी हम लोग आदान प्रदान करते हैं। आखिरी बार बात करें तो 2020 में हो रहा है, इससे पहले जाहिर सी बात है 2018 में हुआ होगा, तो विशाखापट्टनम में 2018 में ही हुआ था, और अब ये 2020 में कहाँ हुआ है, अरब सागर में ऐसा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जापान के प्रधानमंत्री जो नए हैं उनके नाम आपको ध्यान में करके लाना है। दूसरा आपको जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो ये कि इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स के अलावा और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, उनका नाम ढूंढ के आपको लेके आना है। ये आप नाम ढूंढ के लेके आइए और कमेंट करिए वीडियो में, ताकि मैं उनका नाम बता सकूं बाकी लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए कि देखो कितने एक्टिव हम लोग हैं। आगे बात कर लेते हैं अगली न्यूज की, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान कर लीजिए, नाम से क्लियर है, वैश्विक रिस्क रिपोर्ट। तो देखिए इसमें होता क्या है कि किसी भी देश को हम इसमें शामिल तब करते हैं जब वो प्राकृतिक आपदाओं घटनाओं के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूत होता है। जो भी देश जितना मजबूत होगा उसकी रैंकिंग इस लिस्ट में उतनी ही टॉप पर रहेगी, और जो भी देश जितना कमजोर होगा प्राकृतिक आपदाओं से बचने और लड़ने में या उससे निकलने में, तो वो देश उतना ही नीचे होगा। ऐसी ये रिपोर्ट है, ठीक है। 2011 से इसको से लगातार ये इशू की जा रही है। 2011 के बाद अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन इसको इशू करता है। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो UNUEHS ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ये एक संस्था है जो इसको लॉन्च करती है। इस बार इसके साथ एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी भी मिली हुई है, शटगार्ड यूनिवर्सिटी, इसने भी इसको साथ यहाँ पे इशू किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले अगर कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने इशू करी है, तो आपको ध्यान में आ गया। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने एक बात की है कि जो ओशनिया महाद्वीप है, इसकी बात हम करेंगे अभी। ओशनिया महाद्वीप जो है वहां के देश सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं, यानी वहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे जोखिम सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो है वो अफ्रीका में जोखिम है, और उसके बाद जो है फिर वो अमेरिकन देशों में उसका जोखिम है। ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा गया है। सबसे ज्यादा जोखिम कहाँ है, ओशनिया में है, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद फिर अमेरिका महाद्वीप में है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कम जोखिम वाला, तो वो देश इस रिपोर्ट के अनुसार है कतर। कतर को इस रिपोर्ट में सबसे कम जोखिम वाला देश बताया गया है कि वहां पे जो है सबसे कम जोखिम है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत के बारे में रिपोर्ट खराब आंकड़े पेश करती है कि भारत जो है अभी पुअरली प्रिपेयर्ड है, यानी बहुत खराब तरीके से भारत की सारी व्यवस्थाएं हैं। भारत भी इतना कोई अव्वल नहीं हुआ है अभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। अगर भारत की रैंकिंग की मैं आपको बात बताऊं तो भारत 89वें देशों पे है, ठीक है। 181 कंट्रीज पे सर्वे हुआ था, तो उसमें भारत 89वें देशों पर है। और शर्मनाक बात यह है कि जो 3 सबसे बेकार देश हैं एशिया के, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसके बाद चौथा सबसे अधिक जो जोखिम है वो भारत में ही है, ठीक है। तो भारत के लिए बहुत चिंता वाली बात है ये, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। भारत की रैंकिंग 89वां देश है भारत का, ठीक है। दूसरा, सबसे कमजोर देशों की बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां के देश जो हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो कमजोर रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और वहां पर एक देश है जिसका नाम है वानुआतू, ये सबसे हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए 4 बातें हो गई, सबसे अधिक रिस्क किस महाद्वीप को है तो ओशनिया, किस देश को है तो वानुआतू, और सबसे कम जोखिम कहां पे है, कतर में है, और भारत की रैंकिंग क्या है तो 89वीं रैंकिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे नाम आया है ओशनिया, तो ओशनिया की बात एक बार मैं आपको समझा देता हूं। अगर ओशनिया महाद्वीप की बात करें तो देखिए 4 इसमें क्षेत्र हैं, 4 लोग हैं इसमें। कौन कौन है इसमें, ऑस्ट्रेलेशिया,
मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है, ये मैंने आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम दो दिखाए हैं, ये डायग्राम दो हैं, यही ओशनिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कैसे हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये है जियोपॉलिटिकल मैप, और ये कौन सा है, जियोग्राफिकल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, जियोग्राफिकल। ठीक है, अगर आप बात करेंगे ओशनिया महाद्वीप की तो देखिए यही वाला हिस्सा जो है वो ओशनिया महाद्वीप है। इसको जियोपॉलिटिकल मैंने क्यों बोला, इसलिए ऐसा बोला, यहां पर जो बहुत सारे द्वीप हैं, तो ये द्वीप अलग अलग देशों के नहीं है, बल्कि एक ही देश के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल वो देश शो किए गए हैं जिन देशों का इन सारे महाद्वीपों पर राज है, और यहां पे वो पूरा एरिया शो किया गया है कि जितना एरिया ओशनिया महाद्वीप में आता है। ठीक है ना, तो चार मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलेशिया, मिलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये भी कोई देश नहीं है, ये भी क्षेत्र हैं जिसमें कई सारे देशों को हमने बांट दिया। ठीक है, तो इसमें जो अपना अमेरिका है उसका भी अधिकार यहाँ पे कई सारे द्वीपों पर है, जो अपने और भी देश हैं यूरोप के उनका भी यहाँ पे कई द्वीपों पर अधिकार है। तो अगर जियोग्राफिकल कहेंगे तो ये मैप है, और जियोपॉलिटिकल कहेंगे तो ये मैप है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, मोहम्मद हसन रुबेल, इनके बारे में याद कर लीजिए। तो सोमालिया एक देश है, देखिए अफ्रीका आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैप में, सोमालिया एक देश है अफ्रीका का। देखिए इस हिस्से को हम कहते हैं हॉर्न, है ना, अफ्रीका का सींग की तरह है ना, ये हॉर्न की तरह है, तो ये हॉर्न कंट्री कहलाता है ना, जो अपना सोमालिया है। तो सोमालिया के ही अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद हसन रुबेल। ठीक है, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, उन्होंने इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे नियुक्त किया है। वहां पे पुराने जो थे उनको हटा दिया गया, उनको हट गए हैं, वो जिनका नाम था हसन अली खैरे, उनकी जगह पे नए बन गए हैं मोहम्मद हसन रुबेल। तो वहां पर अभी 215 सांसदों की जो पूरी सत्र था, उसमें 215 के 15 सांसदों ने, सभी ने इनको समर्थन दिया था, सभी ने अपना वोट यहाँ पर इनको दिया था, तो ये बन गए हैं अभी वहां के नए प्राइम मिनिस्टर। दोनों ही बातें याद रखनी है, वहां के प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी। अपने सोमालिया का नाम आया है तो राजधानी याद कर लीजिए उसकी, मोगादिशु राजधानी है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो कौन सी है, दो मुद्राएं हैं, सोमाली शिलिंग चलता है यहाँ पर, या फिर चलता है यूएस का डॉलर, ये दोनों यहाँ पर चलती हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इनका नाम तो याद कर ही लीजिए, अभी याद कर लीजिए, शेखर बासु जी। अभी इनकी एक दुर्घटनापूर्ण मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, कोविड के कारण इनकी जान चली गई है। 24 सितंबर को ही ये इनका निधन हो गया था कोलकाता में। देखिए याद करिए, भारत के परमाणु वैज्ञानिक हैं और बहुत रिनोन परमाणु वैज्ञानिक हैं, इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी हस्ती ये रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यानी जो बार्क है, उसके भी डायरेक्टर ही रह चुके हैं, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के। भारत की जो परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम है, यानी जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में रहे थे, उसमें भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में रहे थे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है, उसमें भी ये जो परियोजना निदेशक है उसके भी रहे थे उसके रूप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। हालांकि कोविड के कारण अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनके बारे में आपको ध्यान में कर लेना है। देखिए एक बात और भी है, 2014 में भारत का जो नागरिक सम्मान है पद्मश्री, वो इनको दिया गया था। 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो गए थे ये, इसके बारे में आपको ध्यान में करना है। देखिए एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, एक एजेंसी का नाम आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वो एजेंसी है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो भारत के जो परमाणु संचालित सबमरीन थी, आईएनएस अरिहंत थी, तारापुर में उसको लगाया गया था, या कलपक्कम में जो परमाणु अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट है, और तमिलनाडु में जो हमारा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, उसके लिए जो परमाणु रिएक्टर बनाने के प्रयास हैं, उसके लिए शेखर बासु जी को बहुत सम्मान दिया जाता है, इनको बहुत श्रेय दिया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, देखिए हो सकता है शेखर बासु के बारे में ना आए, लेकिन पूछ सकता है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो तमिलनाडु के थेणी में ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। या हमारी जो न्यूक्लियर रिसाइकलिंग वेस्ट प्लान है वो कहाँ पर है, तो वो हमारा कलपक्कम में है, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, जो न्यूक्लियर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट है वो कहाँ पर है, तारापुर में है और कलपक्कम में है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है।
अब देखिए ये एक मैं पोस्टर लेके आया हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, क्योंकि नाम आया है तो उसके बारे में ध्यान करना जरूरी है। बार किसको बोलते हैं, मोटो याद कर लीजिए, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये इसका मोटो है। 1954 में बनाया गया था इसको, और फाउंडर थे होमी जहांगीर भाभा। देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट नाम आ गया, होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बनाया था। इसका पर्पस वही है कि भारत की जो न्यूक्लियर रिसर्च है, जो परमाणु शोध है, उसको बढ़ावा दिया जाए, उस क्षेत्र में काम किया जाए। हेडक्वार्टर्स का ध्यान कर लीजिए ट्रॉम्बे में है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका ट्रॉम्बे है, और अभी जो इसके डायरेक्टर हैं इस समय वो हैं अजीत कुमार मोहांती जी। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान करने हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो आरबीआई की एक न्यूज है, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर यूएसबीज। यूएसबीज का मतलब मैं बता दूं आपको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी जिला सहकारी बैंक इसको बोलते हैं, शहरी सहकारी इसको बैंक बोलते हैं। इन बैंकों के लिए अभी आरबीआई ने अपनी एक टेक्नोलॉजी विजन दिया है साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि कैसे जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसके लिए सरकार ने यानी आरबीआई ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है। क्या किया है इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को पहली बात तो देखिए 3 साल के लिए 2020 से 2023 तक के लिए अप्लाई किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, एक 5 पिलर यानी 5 स्तंभों की एक स्ट्रैटेजी बताई गई है, जिसको नाम दिया गया है गार्ड। ठीक है, अब ये गार्ड का मतलब क्या है, देखिए यहां से ही क्वेश्चन आएगा कि गार्ड क्या है। तो गार्ड क्या है, आरबीआई की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें यूएसबी यानी जो हमारे यूसीबी सॉरी जो हमारे सहकारी बैंक है उनको साइबर सिक्योरिटी देने का प्रयास किया जाएगा। क्या मतलब है गार्ड का, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, जी का मतलब है गवर्नेंस ओवरसाइट, यानी गवर्नेंस जो है उसको किस तरह से हम लोग डेवलप करें, उसको हम लोग और अच्छा करें, पहला काम। दूसरा, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रौद्योगिकी निवेश है उसको हम लोग बढ़ाएं, उसको हम लोग अच्छा करें, ये पहला दूसरा काम। तीसरा, एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, यानी जो रेगुलेशन है और सुपरविजन है वो लगातार होता रहना चाहिए। जब तक पर्यवेक्षण नहीं होगा तब तक हम चीजों को जज नहीं कर सकते कि चीजें अच्छी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर आर से मतलब है रोबस्ट कोलैबोरेशन, यानी जो सहयोग है उसको बढ़ाएं, जितनी भी वित्त एजेंसियां हैं, जो नोडल एजेंसियां हैं, उनके बीच में सहयोग जो है उसको बढ़ाएं। और चौथा, डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सेट, यानी जितना भी जरूरी है, जितना भी भविष्य के लिए जरूरी है, ऐसे आईटी सेल को और ऐसे टेक्नोलॉजी सेल को हम लोग डेवलप करें, जिससे हमारे जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो साइबर सिक्योरिटी ले सकें और साइबर हमलों से बच सकें। देखिए इसी की बात हम करें तो इसमें ये क्यों किए गए हैं ना, तो पहला मैंने बताया ना आपको कि जी का मतलब गवर्नमेंट ओवरसाइट, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा पर जो बोर्ड है वो बोर्ड ओवरसाइट करे या साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाए, उसके लिए काम किया गया है। दूसरा, जो हमारी आईटी हस्तियां हैं, जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे आईटी एसेट्स हैं, उनका बेहतर प्रबंधन हो सके, इसके लिए काम किया गया है। उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें अपने आईटी सेट को, उसमें भी यहाँ पे देखा जाएगा। तीसरा, जो एक मैकेनिज्म फ्रेमवर्क है उसको लागू करने के लिए हमने इसमें काम जरूर करना है। जो हमारा मैकेनिज्म फ्रेमवर्क है यूएसबी के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंट्रोल्स अपने रखता है, तो ऐसे एक मैकेनिज्म फ्रेमवर्क को बनाने की जरूरत है जो अभी हमारे पास नहीं है। यही मैकेनिज्म फ्रेमवर्क हमारे जो यूसीबी हैं उनको बचाएगा साइबर हमलों से, या साइबर सिक्योरिटी के मामले में उनको डेवलप करेगा। एक फोरम हम बनाएं, डेवलपर फोरम फॉर यूसीबी, ताकि वो अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, अपने जो इश्यूज हैं, उनको एक डिस्कस कर सकें, उनके लिए कोई एक फ्रेमवर्क हम लोग बनाएं। तो ऐसे सभी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए हमने आरबीआई की ये स्कीम बनाई है, जो 5 पिलर पर है। उसका नाम ध्यान रखना है, गार्ड वो पिलर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में 3-4 बातें याद कर लीजिए। पहला, इसका गवर्नर के नाम याद कर लीजिए, शक्तिकांत दास हैं इस समय। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और 1 अप्रैल 1935 को ये ऑपरेशनल हो गया था, फोर्स हो गया था। अब देखिए डिप्टी गवर्नर के बारे में बात कीजिए। देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वैसे 4 होते हैं, ठीक है। इस समय केवल 3 हैं, क्योंकि एक का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब उनकी जगह नए हम रखेंगे। तो अभी फिलहाल 3 इसके डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से हैं, एमडी पात्रा जी हैं, दूसरा एमके जैन जी हैं, और तीसरे बीपी कानूंगो जी हैं, जो उसके डिप्टी गवर्नर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं अगली बार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और अवार्ड के बारे में आपको बात करनी है। केरला विंस द यूएनआईएटीएफ अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ एनसीडी 2020। क्या है ये, देखिए तो अभी केरला ने क्या किया है, इस अवार्ड को जीता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये अवार्ड है क्या, क्या है इस अवार्ड की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अवार्ड, ठीक है।
यानी यूनाइटेड नेशन की एक टास्क फोर्स है, जो इंटर एजेंसी टास्क फोर्स है, ये एक अवार्ड देती है जिसका नाम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अवार्ड। यानी ये ऐसी संस्थाओं को, ऐसी सरकारों को, ऐसी एजेंसीज को एक अवार्ड देती है जो एजेंसीज किसी भी तरह की जो असंक्रामक बीमारी होती है, जो गैर संक्रामक बीमारी होती है, उसके नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी ही एजेंसी को ये अवार्ड मिलता है। अब यही अवार्ड इस बार केरला का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, केरला की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको ये अवार्ड दिया है इस वाली एजेंसी ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? केरला के साथ हालांकि जो 6 अन्य स्वास्थ्य मंत्रालय हैं अन्य देशों के, उसको भी अवार्ड मिला है, लेकिन भारत के बारे में केवल केरला राज्य की स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अवार्ड मिला है। तो वो 6 अन्य कौन-कौन से एक बार देख लेते हैं जरा, उनके भी एक बार नाम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 6 लिखे हैं मैंने। ये वो 6 हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की जिनको ये अवार्ड इस बार मिला है। इसमें एक अपना एक केरल वाला है और बाकी 6 जो हैं ये अलग हैं, ठीक है? टोटल 7 हेल्थ मिनिस्ट्री को ये मिला है। अब देखिए यहीं पे खास बात और, 7 हेल्थ मिनिस्ट्री को तो मिला ही मिला है, साथ में एक विदेश मंत्रालय जो नॉर्वे का है उसको भी अवार्ड मिला है। उसने भी काफी प्रयास किए, उनके प्रयासों को भी सराहा गया, चाहे वो भले ही से उनको बीमारी को रोकने के लिए थे, बट विदेश मंत्रालय को भी मिला है। और कुछ यहां पर देखिए नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंटल नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने भी इस काम में बहुत सहयोग किया है, जो गैर संक्रामक बीमारी है उनको रोकने में सहयोग किया है। तो इन एजेंसीज को भी मिला है, ये भी आपको नाम ध्यान कर लेने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सभी के नाम और देश याद कर लेने हैं कि किस किस देश को यहाँ पे मिला है। ऑड वन आउट पूछ सकता है कि किस देश को नहीं मिला है या किस देश को मिला है। तो नाइजीरिया, सेंट हेलेना, मैक्सिको, आर्मेनिया, रूस या यूनाइटेड किंगडम और भारत, ऐसे 6 देश 7 देश हैं, इनको आपको याद करना है। केरल की बात करें, हम सभी को मालूम है कि भारत का सबसे दक्षिण का राज्य है केरल, और भारत के जो मालाबार कोस्ट है, देखिए केरल के इस तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। केरल का नाम आया है तो जरूर पढ़ेंगे, केरल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि अवार्ड कब शुरू हुआ था और कैसा ये होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये अवार्ड क्या करता है, जो भी गैर संक्रामक बीमारियों के लिए काम करता है उसको नियंत्रण करता है, तो ऐसे राज्य संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 2019 में भी ये दिया गया था, 19 में भी इसको हमने, जो हमारे जो गोल थे उनको पूरा करने वाले को हमने दिया था। देखिए इस पुरस्कार में जो राज्य में जो लंग कैंसर है ना, उसके लिए या कैंसर ट्रीटमेंट है, जो पैरालिसिस कंट्रोल है, तो ऐसे कार्यक्रमों को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया था। मतलब जो केरल सरकार है उसने जो लंग कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, या फिर जो कैंसर ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, या जो पैरालिसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके लिए जो कार्य किए थे, तो ऐसे कार्यों को देखते हुए ये प्राइज अपने केरल राज्य को दिया गया था। अब केरल के बारे में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कैपिटल हम सभी को मालूम है तिरुवनंतपुरम है। केरला के जो गवर्नर हैं वो याद कर लीजिए आरिफ मोहम्मद खान, बहुत ही बढ़िया इंसान है, न्यूज में रहते हैं, कई बार आपने इनकी डिबेट देखी होंगी, तो बहुत स्वाद है इनका, आपको ध्यान करना है, आरिफ मोहम्मद खान। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, ये भी बहुत बढ़िया इंसान है, पिनराई विजयन। ओणम के बारे में देखिए आप याद करिए, ओणम के बारे में 2 क्वेश्चन, एक तो कौन से राज्य है, तो आपको समझ में आ गया केरल। दूसरा देखिए क्या है, ये एक तरह का फसल उत्सव है, ये आपको याद करना है। एक बार ये एसएससी में पूछा जा चुका है कि किस प्रकार का उत्सव है, तो एक फसल उत्सव है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम का। डांस फॉर्म के बारे में देखिए, केरला के डांस फॉर्म के बारे में कई बार पूछा आता है, तो केरला में कुल मिला के 5 क्लासिकल डांस फॉर्म फेमस हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। ये कई बार देखिए पूछा जाता है कि कृष्णट्टम जो डांस है वो कौन से प्रदेश में होता है, या मोहिनी अट्टम कौन से में होता है, तो ये 5 मैंने आपको नाम दिए हैं, याद कर लीजिए। कथकली, ये तो आपको पता ही है, मोहिनी अट्टम, कुडियट्टम, थुलुल और कृष्णट्टम, ये 5 डांस फॉर्म हैं जो केरल में फेमस हैं, यहाँ पर चलाई जाती हैं, यहाँ पे लोग इसको करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए खास बात, केरल को ही हम लोग गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, यानी यही इसका निकनेम है, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल केरल को ही बोलते हैं, विश्व में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको हम लोग गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, बट अगर भारत की बात करें तो भारत में केरला को हम लोग गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। मालाबार कोस्ट की मैंने बात करी, तो एक बार मैं फिर से आपको नक्शा दिखाता हूं। देखिए मालाबार कोस्ट का मतलब क्या था, देखिए मालाबार कोस्ट का मतलब ये था कि जो अपना केरल है, यहाँ पर जो ये इसका तट है ना, ये तट जो इसका कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया को हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मालाबार कोस्ट जो है वो कौन से प्रदेश के तट को बोलते हैं या किसको बोलते हैं, तो केरला।
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट भी अवार्ड जो है वो केरला को ही मिला है। ये एक और अवार्ड है, पाटा ग्रैंड अवार्ड, ठीक है। तो वो था हमारा यूएनआईएटीएफ अवार्ड और ये हमारा पाटा ग्रैंड अवार्ड, ये दोनों ही अवार्ड केरला को मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो अवार्ड तो मिला था गैर संक्रामक बीमारियों को रोकने पर या उनके नियंत्रण करने के प्रयासों के लिए। ये अवार्ड क्यों मिला है? ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन, ठीक है। ह्यूमन बाय नेचर यानी प्रकृति के लिए इंसान, प्रकृति के लिए मानव, ऐसी कैंपेन केरला में शुरू हुई थी, तो उसके लिए, उसकी वजह से ये पाटा अवार्ड जो है वो मिल गया है केरला को। अब ये पाटा की फुल फॉर्म क्या है? तो पाटा की फुल फॉर्म देखिए क्या है। पाटा की फुल फॉर्म मैंने आपको दिखाई है, ये जो प्रशांत एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है ना, समझ गए ना, प्रशांत एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है, यही ये अवार्ड देती है। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ट्रैवल का मतलब ट्रैवलिंग, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो ट्रैवलिंग के क्षेत्र में काम करेगा यानी ट्रैवलिंग को बढ़ावा देगा, किस तरीके से ट्रैवलिंग को बढ़ावा देता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है, तो ऐसी संस्थाओं को ये प्राइज दिया जाता है। तो राज्य में यही है, केरला राज्य में जब कोविड 19 की भी महामारी फैली थी, देखिए केरला क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन क्या हुआ, कोविड 19 के कारण सारा टूरिज्म जो था वो तबाह हो गया, सब टूरिज्म खत्म हो गया। इसीलिए राज्य सरकार ने दोबारा से अपने राज्य में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन बाय नेचर एक कैंपेन चलाया था, जिसकी वजह से ये अवार्ड राज्य को मिला और काफी फायदा राज्य को हुआ, टूरिज्म काफी प्रमोट भी हुआ, ठीक है ना। अगर इस अवार्ड की बात कर लें तो जो अवार्ड है इसके लिए टोटल जो एंट्रीज थी वो 121 एंट्रीज में थी, जिसमें 62 ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। इन 62 ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हमारा केरला की टूरिज्म इंडस्ट्री थी, वो इसमें शामिल हुई थी। इसमें टोटल जो है वो 21 गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं और 3 ग्रैंड अवार्ड दिए गए हैं। 3 ग्रैंड में से एक हमारा जो है वो केरला को मिल गया है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अगर ह्यूमन बाय कैंपेन नेचर की बात करें, ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन की बात करें, तो देखिए जो स्टार्क कम्युनिकेशन है अपना, उसने इसकी पटकथा लिखी थी, उसने इसके लिए पूरा लॉन्च किया था। हालांकि पहले केरला का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने इसके बारे में प्लान किया था, उसके बाद फिर स्टार्क कम्युनिकेशन इसकी पूरी कहानी लिखी थी, किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से कैंपेन होगी, वो स्टार्क कम्युनिकेशन किया। उसके बाद देखिए 2018 में जब वहां बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के बाद जहां पर टूरिज्म को प्रमोट करना था तो ये काम किया गया। और खास बात ये रही कि रिकॉर्ड बना, देखिए जो ग्रोथ रेट थी वो 24 वर्षों में सबसे ज्यादा ग्रोथ की है टूरिज्म में केरला ने इस कैंपेन के द्वारा, जो थी लगभग लगभग 17.2% ग्रोथ रेट। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, इसीलिए शायद इस कैंपेन को अवार्ड मिला है, पाटा अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। पाटा अवार्ड की बात करें तो 1984 में हुई थी, मैंने आपको बताया, और पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन वो इसको उपलब्ध कराती है। यही देखती है कि कौन ट्रैवल में अच्छा कर रहा है, कौन टूरिज्म को बढ़ा रहा है, तो ऐसे इंसान को, इस संस्था को ये अवार्ड दिया जाता है। आगे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स की आज मैं बात करने वाला हूं। आज जो सारे फैक्ट्स हैं ये मेटल के बारे में हैं, यानी धातुओं के बारे में हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, तो वही सारे मैं निकाल के लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आप लोग कर लीजिए। सबसे पहला मीना माता। देखिए मीना माता, जो भी लोग एग्जाम देते हैं, जिन्होंने दिए होंगे या पुराने पेपर्स देखे होंगे, उनको पता होगा मीना माता के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रोग जो है ये मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से होता है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीना माता किसकी वजह से होता है, तो पारे की वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। मरकरी की देखिए यहाँ पे बात आई है तो बता दूं मैं आपको, मरकरी एक धातु है लेकिन लिक्विड होती है, यानी तरल रूप में होती है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी धातुएं हैं सब सॉलिड होती हैं, लेकिन जो मरकरी है ये अकेली ऐसी धातु है जो लिक्विड होती है, और इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इटाई इटाई। देखिए ये भी एक रोग है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इटाई इटाई जो रोग होता है ये कैडमियम की पॉइजनिंग की वजह से होता है, यानी कैडमियम की वजह से ये हो जाता है। तीसरा मोस्ट फेमस क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, कई लोग मारे गए थे, बहुत ही ये विभत्स त्रासदी थी, 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। जिस गैस का रिसाव हुआ था वो गैस का नाम कई बार पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनेट, और जिस कंपनी की प्लांट से हुआ था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन कार्बाइड उसका नाम था। एक आपने नाम सुना होगा, बहुत आपने सुना होगा एंडरसन का नाम, ठीक है। तो एंडरसन के बारे में कई बार न्यूज में आती है, विवादित था वो, उसको यहाँ की सरकार ने ही बचा के अमेरिका भेज दिया था, ठीक है। तो उसी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, इसी यूनियन कार्बाइड की प्लांट में से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, जिससे वहां पर बहुत हजारों लोग वहां पे मारे गए थे और कई तरह की और भी वहां पे प्रॉब्लम्स हुई थी।
तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चूहों को मारने के लिए जिस जहर का इस्तेमाल किया जाता है देखिए वो होता है जिंक फास्फाइड। ये क्वेश्चन भी देखिए अभी कुछ साल पहले एसएससी में पूछा गया है, जिंक फास्फाइड चूहों को मारने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। इसी प्रकार दीमक को रोकने के लिए जो लकड़ी है उस पर हम क्या करते हैं, उस पर जिंक क्लोराइड की हम लोग टैपिंग करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं हम लोग ताकि उसमें दीमक ना लगे। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है जिंक क्लोराइड की टैपिंग क्यों करते हैं, तो दीमक को रोकने के लिए हम लोग लकड़ी पर करते हैं। तीसरा, अगर देखिए इंसान में अगर कॉपर की अधिकता हो जाती है यानी कॉपर बढ़ जाता है तो एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं विल्सन। देखिए विल्सन रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो कॉपर की कमी से हो जाता है विल्सन। तीसरा क्वेश्चन देखिए गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण, ये आपने कई बार नाम सुना होगा। तो जब भी आयरन का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है यानी उसको गैल्वनीकरण किया जाता है तो उस पर जो कोटिंग की जाती है वो किसकी होती है, जिंक की होती है। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, उसमें जंग ना लगे इसलिए हम लोग उस पर उसको गैल्वनीकरण करते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। देखिए लोहे पर जंग लगने का मतलब समझ लीजिए, लोहे पर जंग लगने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया करना। जब भी लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन लोहे में जुड़ जाती है और एक कंपाउंड बनता है Fe2O3 या Fe3O4। ठीक है, ऐसे कंपाउंड ये बनते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग जंग लगना। इसकी वजह से क्या होता है, लोहे का क्षरण हो जाता है, लोहा जो है वो गल जाता है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जंग लगने के बाद, रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद लोहा भले ही से गल जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, लेकिन उसका वजन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। हालांकि वो वहां पे चूरा चूरा हो जाता है तो हम लोग को लगता है कि वजन घट गया है, बट देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, इसका मतलब वजन इसका बढ़ जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कुछ फैक्ट्स हमने देखे। अब आज के वीडियो में कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था आपको, कुछ मिसाइल के बारे में मैंने पूछा था कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरसेप्टर मिसाइल में क्या अंतर होता है। तो आंसर मुझे मिले थे और प्रशांत तिवारी जी का आंसर मुझे मिला था, प्रशांत तिवारी जी ने आंसर दिया था। इसके अलावा भी इसका आंसर अंकित चौधरी जी ने दिया था, अंकित चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने ये आंसर दिए थे मिसाइल के बारे में। तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग एक्टिव हैं अपने एग्जाम को लेकर और बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा इसका, इस मेहनत का। इसके अलावा भी देखिए संजय नेगी जी ने कल आंसर दिए थे। इसके अलावा भी सुनील पाठक जी भी साथ में जुड़े रहे थे हमारे। इसके अलावा सोनिका खंडेलवाल जी तो हमेशा जुड़ी रहती हैं, वो भी अपने आंसर देती रहती हैं। पंकज सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जफर इकबाल जी ने आंसर दिए थे। जफर इकबाल जी बने रहिए हमारे साथ और फायदा इस वीडियो से उठाते रहिए। प्रियंका जी ने कई सारे आंसर दिए थे। रोशन पटेल जी ने कई सारे आंसर दिए थे। चिराग गुप्ता जी ने कई सारे आंसर दिए थे। सुदीक्षा जी ने भी कल आंसर दिए थे। सीमा ठाकुर जी ने भी कई सारे आंसर दिए थे। खेत सिंह जी तो हमारे साथ बने रहते हैं, खेत सिंह जी ने भी कई सारे आंसर दिए हैं। सौम्या जी कल बनी हुई थी, सौम्या जी ने कई पूरी वीडियो देखी और उसके सारे आंसर दिए। आदित्य कुशवाहा जी यहाँ पर थे, उन्होंने सारे आंसर दिए। संतोष कुमार जी थे, या इसके अलावा ज्ञान रंजन जी थे, ये सब लोग जुड़े रहे थे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जुड़े रहिए इन वीडियो के साथ और इनसे फायदा लेते रहिए। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, स्टेट टू लॉन्च रूरल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम, निम्न में से किस राज्य ने शुरू की है परिवहन विकास योजना। तो जल्दी से मुझे सोचकर, ध्यान करके, कमेंट करके बता दीजिए इस वीडियो में किसने शुरू की है ये योजना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, मैंने बताया था आपको भी कि कौन सा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है इस समय दुनिया का, तो आपको बता दीजिए इसमें से कौन सा है। ध्यान करके बताइए, वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वो हमने भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी, किसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर या अलवर, किसको कहा जाता है गोल्डन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए ये कहां पर है। चार आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था टाइगर रिजर्व यहां पे चलता है सरिस्का नेशनल पार्क में, आपको बताना है ध्यान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज क्वाड स्टार्टेड, किस साल स्टार्ट हुआ था ये क्वाड। देखिए अभी हमने सीखा था चार देश थे क्वाड में, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक कौन था, इंडिया। ये चार देशों ने ये क्वाड बनाया था। तो कब शुरू हुआ था आप बताइए मुझे, कौन से ईयर में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिमेक्स डिफेंस एक्सरसाइज टेक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज, जिमेक्स जो है वो किन कंट्रीज के बीच में होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी देखा था हमने। जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट में पूरा आंसर लिखिएगा कि क्या आंसर है इसका, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, अभी जो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स जारी की गई थी उसमें भारत का क्या स्थान था, भारत की रैंक क्या थी, ये आप मुझे यहां से कवर करके बताइए क्या आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिसीव द UNIATF अवार्ड फॉर 2020? अभी हमने देखा ये अवार्ड किसको मिला था, दो अवार्ड मिले हैं एक स्टेट को, तो एक था पाटा अवार्ड और एक था UNIATF अवार्ड। तो किस स्टेट को मिल गया था ये स्टेट, मुझे यहां से पता करके बताइए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देखे, दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। एक तो आपको पता करना है जापान और इंडिया के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, और दूसरा जापान के नए पीएम कौन से बनने वाले हैं, उनका नाम आपको कमेंट करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नई न्यूज के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।